प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के भूगोल में एक टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। जो भारत के भूगोल में और बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, भारत का मानचित्र, इसमें 7 प्रकार की वनस्पतियाँ दिखाई दी हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति आखिर कहते किसको हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो स्वतः ही विकसित की जाती है। जैसे वनों में हम देखते हैं कोई भी इंसान उस वनस्पति को बोने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि वो स्वतः ही वन क्षेत्रों में, जंगलों में स्वतः ही पैदा हो जाती है। वो एक क्षेत्र में उसके कुछ रूप हो सकते हैं, समान रूप हो सकते हैं अथवा विविध रूप हो सकते हैं। सामान्यतः जैसे हम देखते हैं कि कुछ कृषि क्षेत्रों में हालांकि पादप होते हैं, लेकिन वो समरूपता होती है और उनमें किसान उनको बोता है, इसलिए उसको प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहा जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति में स्वतः पैदा होने वाली वनस्पति को ही कहते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक वनस्पति उच्चावच और जलवायु, इन 2 कारकों से निर्धारित होती है। जलवायु में सामान्यतः तापमान, वर्षा, आर्द्रता, उसका ताप परिसर आदि कारक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आज हम भारत के संदर्भ में देखें, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में, तो जहाँ अधिक वर्षा हो रही है वहाँ सदाबहार प्रकार की वनस्पति, जहाँ कम वर्षा हो रही है वहाँ पर पर्णपाती प्रकार की वनस्पति, और जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, तापमान बहुत अधिक है, वहाँ शुष्क प्रकार की वनस्पति। और उसी प्रकार से उस वनस्पति का स्वभाव होता है, उसकी लंबाई ऊंचाई कह सकते हैं, उसके जड़ों की लंबाई कह सकते हैं, उसकी वनस्पति की पत्तियों का आकार हो सकता है, पौधे की लंबाई हो सकती है, कांटेदार उसकी यदि विशेषता है तो वो किस जलवायु वाले क्षेत्र में मिलेगी, ये सब कुछ जलवायु तय करती है। दूसरा कारक है उच्चावच। सामान्यतः जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है, वो जितने पर्वत ऊंचे होते हैं उसी प्रकार से उसकी जलवायुगत विशेषताएं भी बदलती जाती हैं, क्योंकि हम सामान्यतः जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। तो जैसे जैसे हम किसी पर्वत चोटी की तरफ जाएंगे तो तापमान गिरता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हिमाच्छादित क्षेत्र आ जाएगा, हिमरेखा आ जाएगी और उसके बाद वनस्पति शून्य हो जाएगी। लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में यदि गर्मी के दिनों की बात करें तो बर्फ पिघल जाएगी और कुछ वनस्पति शैवाल, काई या फिर हम कैसे अल्पाइन घास प्रकार की वनस्पति पैदा हो जाएगी। सामान्यतः विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से प्राकृतिक वनस्पति को और विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है, लेकिन भारत की वनस्पति को हम सामान्यतः 7 भागों में वर्गीकृत करके समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपको सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है और भारत के मानचित्र में मैंने ये पहले से ही समझाने का प्रयास किया है, कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ छायाओं के माध्यम से, कि हम ये देखते हैं कि भारत में सामान्यतः 7 प्रकार की वनस्पतियाँ मुख्यतः मिलती हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति, दूसरे कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो उसमें शुष्क पर्णपाती, शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार प्रकार की वनस्पति, अल्पाइन वन और ज्वारीय वन। इस प्रकार हम 7 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो हम पहले देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वनस्पति है, सदाबहार प्रकार की वनस्पति है, ये ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा की जो मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब हम ये देखते हैं कि भारत के मानचित्र में या भारतीय भूमि पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक प्रकार जो वर्षा है वो किन क्षेत्रों में होती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अंडमान निकोबार क्षेत्र में इस प्रकार की मात्रा में वर्षा होती है। तो यहाँ पर 200 और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो सघन प्रकार की वनस्पति मिलती है, उसी प्रकार की वनस्पति यहाँ हमें देखने को मिलती है, जो जिसकी ऊंचाई 35 से 40-50 मीटर तक की ऊंचे वृक्ष होते हैं, सघन वृक्ष होते हैं, विविध प्रकार की वनस्पति होती है। यहाँ पर बहुत सारी लताएँ इनको आपस में एक दूसरे से और सघन प्रकार से बनाए हुए हैं, एकजुट बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का,
इनका। इधर हम गारो खासी जयंतियाँ जहाँ पर अधिक वनस्पति वर्षा होती है, उस प्रकार के क्षेत्र हम देख सकते हैं। अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी इस प्रकार की अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार प्रकार की वनस्पति होती है। द्वितीय जो वर्गीकरण है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। पर्णपाती जो वनस्पति साल में एक बार और अपने पत्ते गिरा देती है। सामान्यतः ये इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अपने पत्ते ग्रीष्म ऋतु से पूर्व में गिराती है ताकि अधिक वाष्पीकरण होने से बचा जा सके। तो आर्द्र प्रकार की जो पर्णपाती वन हैं उनमें हम देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने संकेत के माध्यम से आपको बताया है कि इस प्रकार के जो गोल संकेत हैं वो पर्णपाती आर्द्र प्रकार के हैं। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इनमें मुख्यतः साल, सागवान, चंदन इस प्रकार के वृक्ष हमें मिलते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों का आर्थिक दोहन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है क्योंकि एक ही स्थान पर और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार और इस प्रकार की वनस्पति हमें मिल जाती है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है पर्णपाती वनस्पति का। दूसरे इसकी ही से मिलती जुलती है लेकिन ये शुष्क क्षेत्र में होती है। अंतर इतना ही है, ये भी वनस्पति का एक स्वभाव है कि ये ग्रीष्म ऋतु से पूर्व और अपने पत्ते गिरा देती है वर्ष में। शुष्क प्रकार की वनस्पति में हम ये देख सकते हैं कि नीम, आम, जामुन, सैतून, पीपल इस प्रकार की वनस्पति इसके दायरे में आती है। यदि हम क्षेत्र को ध्यान में रखें तो क्षेत्र में जैसा कि मैंने संकेत में बताया है कि प्लस के संकेत से, सिंबल से और ये वनस्पति मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इसके बाद नीचे महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, इधर तटीय क्षेत्र तमिलनाडु और ये तमिलनाडु का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये यानी कि सर्वाधिक प्रकार या सर्वाधिक क्षेत्र की जो वनस्पति है वो पूरी तरह से भारत में पर्णपाती प्रकार की वनस्पति है जिसके केवल जलवायु के हिसाब से 2 पार्ट किए हुए हैं और आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। चौथे स्थान पर या चौथे वर्गीकरण में हम देख सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति भी सदाबहार प्रकार की वनस्पति होती है जैसा कि पहली सदाबहार वनस्पति है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, ऊंचे क्षेत्रों में मिलती है। ऊंचे क्षेत्रों पर प्राय शीत स्थिति होती है, तापमान कम रहता है, इसलिए ये एरिया सदाबहार जैसे हम देख सकते हैं चीड़, पाइन, देवदार, स्प्रूस, फर आदि प्रकार की जो वनस्पति है वो सदाबहार प्रकार की वनस्पति के दायरे में आती है। भारत के मानचित्र में मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है वो डार्क कलर से प्रदर्शित किए हैं मैंने, जिनमें आप ये देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र, इसके बाद जम्मू कश्मीर का दक्षिणी क्षेत्र और पंजाब का उत्तरी क्षेत्र। इधर मैं दिखाऊंगा कि सिक्किम का दक्षिणी क्षेत्र और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, असम का क्षेत्र और कुछ जो नागा, पटगोई और कुछ जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर उनमें और शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति मिलती। कुछ दक्षिण में भी इस प्रकार की वनस्पति मिलती है जिनमें नीलगिरी, पालनी, सेवराय, कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ आदि क्षेत्रों पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति मिलती है। 5वीं वर्गीकरण में हमें जो बताया गया है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। इस प्रकार की जो वनस्पति है वहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, इस वजह से वाष्पीकरण अधिक होता है, शुष्कता अधिक होती है और इस प्रकार के वनों की विशेषता है कि इस प्रकार के वनों की जड़ें लंबी होती हैं, कांटेदार होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, जानवरों के खाने से बच सकें। तो ये हम ये देखते हैं कि गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा इस प्रकार का जो एरिया है उसमें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार प्रकाश की वनस्पति मिलती है जिसमें कैर, थुअर, बबूल आदि प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, वर्षा कम है, बसंत इससे वजह से शुष्कता बढ़ जाती है। बालू मिट्टी है जिसमें तापमान ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम है और सिंचाई यदि इन क्षेत्रों में की जाए तो अच्छी फसल ली जा सकती है। 6वां जो वर्गीकरण है वो अल्पाइन वन। अल्पाइन वन मुख्यतः आज यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है उसमें जब ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है तो वो घास पैदा होती है, उसको आल्प्स घास या अल्पाइन घास बोलते हैं। और उसी आधार पर भारत में भी पर्वतों पर जब
ग्रीष्म ऋतु में घास पकड़ जाती है, सामान्यतः पर्वतीय ऊंचाई क्षेत्रों में मिलती हैं, तो वहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति होती है। अंतिम और सातवां जो वर्गीकरण है वो ज्वारीय वन के रूप में किया गया है। ज्वारीय वन सामान्यतः समुद्री तटों पर हमें देखने को मिलते हैं, मुख्यतः नदी घाटियों में, जिनमें दामोदर नदी, महानदी, इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अतिरिक्त पश्चिम की तरफ देखें तो नर्मदा और ताप्ती। इस प्रकार की नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की ज्वारीय प्रकार की वनस्पति मिलती है। भारत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संयोग से जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। वहाँ पर सुंदरी प्रकार के जो वृक्ष मिलते हैं वो पूरी दुनिया में ज्वारीय वन के लिए बहुत ही ख्यातनाम हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से भारत की वनस्पति को 7 भागों में वर्गीकृत किया है। आज हम वनस्पति के संदर्भ में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में कुछ नए टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।